अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद, प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हमेशा कोशिश रही है कि बालासोर के जो लोग हैं वो अलग अलग फील्ड से जो आते हैं उनकी कामयाबी का जो है दास्तां हम आप तक लेकर आएँ। आज जो शख्स के बारे में हम बतला रहे हैं, हाजी जमाल साहब, उन्होंने बैंकिंग में ज्वाइन किया आज से 40 साल पहले और पढ़ाई में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। वो कैसे कामयाब हुए उस मुकाम से लेकर इस मुकाम तक, वो आपको बतलाएंगे। आप उनकी ज़ुबानी सुनिए, जनाब हाजी जमाल साहब। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने इससे पहले भी अपना तर्जुमान के टीवी चैनल में देखा था, इस वक्त हम लोग एक सिलसिला शुरू किए हैं कि जो बालासोर में कामयाब लोग हैं उनकी बातें, उनकी जर्नी, यानी उनके नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचने का जो सफ़र है उसकी दास्तान नई नस्लों तक पहुंचाया जाए ताकि हमारी आने वाली नई नस्लें कुछ उनसे सीख पाएँ। इस वक्त हम बालासोर के पठान महल्ला में मौजूद हैं, हाजी जमाल साहब के मकान पर। अब सब जानते हैं हाजी जमाल साहब बालासोर में एक मशहूर शख्सियत के मालिक हैं। वो बहुत ही संगठन में, बहुत ही तंजीम में जुड़े हुए हैं, समाज सेवा यानी समाजी खिदमत में आगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना सफ़र नीचे से लेकर ऊपर तक, जो आखिर में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है मैनेजर के हिसाब से रिटायरमेंट लिया। आइए हम उनसे बात करेंगे, उनकी जो ये सफ़र है, ये जर्नी है, किस तरह जो है ये आगे बढ़ा और वो इस कामयाबी की मंजिल तक कैसे पहुँचे। आपने हाजी जमाल साहब को जानते हैं, बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के वो खाजिन हैं। आइए आप उनकी जो है बातें जानते हैं, उनकी जो है बचपना किस तरह गुजरा, उनकी पढ़ाई कैसी हुई, ये तमाम बातें जानते हैं। सबसे पहले तो जमाल साहब, आपको अपना तर्जुमान टीवी चैनल पे इस्तकबाल किया जा रहा है कि आपकी जो है पैदाइश कब और कहाँ हुई और आपकी इब्तिदाई तालीम कौन से इदारे से हुआ और आगे चल के आपने जो आला तालीम का जो है सिलसिला कहाँ शुरू किया, ये तमाम बातें जो है हमारे नाज़रीन को बताएं। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख जमाल, जिनकी पैदाइश शहर बालेश्वर में हुई, मेरा यही गांव है पठान महला, और मेरी जो इब्तिदाई तालीम वो हाजी नासिरुद्दीन स्कूल से हुई। वहाँ पे हम लोग एम ई स्टैंडर्ड तक वहाँ पढ़े और 8th क्लास से 8वीं जमात से लेकर 11वीं जमात, उस टाइम तो हम लोग का मेट्रिकुलेशन आजकल के ज़माने की तरह 10वीं में नहीं थी, 11वीं क्लास तक मेट्रिकुलेशन था। तो 11वीं क्लास तक हम लोग बालासोर जिला स्कूल में पढ़े और 1967 में हमने मैट्रिक पास किया और उसके बाद में फ़कीरमंद कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी 1 साल किए, उसके बाद में फर्स्ट ईयर किए, आर्ट्स 1 साल किए, फिर 3 साल ग्रेजुएशन किए। तो 1971 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ़कीरमंद कॉलेज बालेश्वर से। माशाल्लाह, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी इब्तिदाई तालीम हाजी नसरुद्दीन स्कूल से हुई और आज भी हाजी नसरुद्दीन एक माना जाना स्कूल है शहर बालासोर में। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो है तालीम तो हाजी नसरुद्दीन से हुई, आपकी जो पैदाइश आपने कहा पठान महल्ला से, लेकिन आपके वालिद साहब के इसमें गिरामी, आपके दादा मरहूम के इसमें गिरामी, और आपके वालिद साहब पेशे से क्या करते थे, आपके दादा मरहूम क्या करते थे, थोड़ा ख़ानदानी पश मंज़र जो है। देखिए, मेरे वालिद मरहूम का नाम शेख दौलत था और दादा को तो हम लोग देखे नहीं, वो मरहूम शेख सामतुल्ला, वो दादा को हम लोग देखे नहीं, सामतुल्ला। तो ना नाना को देख पाए ना दादा को देख पाए। ये बदनसीबी हमारी थी और है भी कि दादा का प्यार और नाना का प्यार मिला नहीं हम लोग को। खैर, दादी गुजरी हमारे हयात में, उनके हम लोग कुछ किए, सेवा, उनका खिदमत कुछ किए। तो हमारी जो फैमिली थी
वो एक है ना कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। और हमारे जो वाली साहब थे वो वेस्ट बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग में मुलाजिम थे, सबऑर्डिनेट कैडर के हिसाब से, मतलब 4th क्लास एम्प्लॉय के हिसाब से। तो हमारे फैमिली मेंबर्स 4 बहनें थीं और अकेलौता लड़का था। तो कुछ चूँकि हम लोग की फैमिली जो है लोअर मिडिल क्लास की थी, इसलिए हम लोग को बहुत स्ट्रगल जद्दोजहद करना पड़ा। वाली साहब जो आमदनी थी इतना अच्छा नहीं था कि हम लोग बहुत खुशहाली से ज़िंदगी गुजारें। तो अक्सर हम लोग क्या करते थे ना, वाली साहब भी जो भी तनख्वाह महीना भेजते थे, हम लोग को पूरा महीना गुजारा करना मुश्किल होता था। कम से कम 20 तारीख तक तो हम लोग मजे में रहते थे, उसके बाद में आखिरी हिस्सा जो परेशानी आती थी। खैर वो जब मैं 8वीं जमात में था तो तब से मैंने ट्यूशन करना शुरू किया। क्या कह रहे? 8वीं जमात से मैंने ट्यूशन करके थोड़ा इनकम में इजाफा किया। अपना खराजात जो है वो उसको घर के आप सबसे बड़े थे? घर के अकेलौता लड़का, मतलब मेरे भाई बहनों में बड़े थे या? हाँ मेरी, हाँ बहनें मुझसे ऊपर में 2 बहनें, मुझसे नीचे 2 बहनें, बीच में जो है वो मैं था। ठीक है, दरमियान में आप? हाँ, तो उस ज़माने में लड़कियों का तो तालीम स्कूल में होता नहीं था। घर में दीनी तालीम वो अपने करके बैठी थी यार क्या। तो वाली साहब का इनकम में इजाफा के लिए मुझको ट्यूशन भी 8वीं जमात से में, खुद 8वीं जमात में पढ़ता था और तो पढ़ाता था भी ट्यूशन करके, ऐसे करके मैट्रिकुलेशन तक। लेकिन एक चीज़ है, वाली साहब कभी भी मुझको निराश नाउम्मीद ही करना देता था नहीं। हमेशा बोलते थे अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब पार कर देगा। तवक्कुल जो है अल्लाह पर इतना था कि मत पूछिए। तो उसी बलबूते पर, उसी हिम्मत से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते थे। और हमारी जो वालदा हैं अभी गुज़र चुकी हैं मरूमा, तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। यहाँ तक कि घर का परवाह करते थे नहीं, मतलब घर में क्या खर्च होगा, क्या पैसा है कि नहीं है, लेकिन शाम होता था तो मतलब महीना क्या जो तनख्वाह दे जाता है ट्यूशन मास्टर को, वो किसी तरह भी मैनेज करके वो पैसा दे देते थे। परवाह नहीं करते थे कि घर में क्या होगा, घर का हालत कैसा होगा, घर कैसे चलेगा। तो इसी तरह हम लोग मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक बहुत ये करके पढ़े। कॉलेज तक तो फिर ट्यूशन वगैरह हो गया, बढ़ गया ट्यूशन, तो उससे हम लोग को थोड़ा फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा नाज़रीन, और जो हमारे दर्शक हैं, जो नई नस्ल जो सुन रहे हैं, इस पर मैं क्या बताऊँगा कि बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा 8वीं जमात में पढ़ते हुए ट्यूशन करना और फिर अपना खुद की पढ़ाई का खर्च भी, और उस वक्त मेरे ख्याल से शायद स्कूल में भी फीस देना पड़ता था। और मतलब ऐसा सिस्टम था, अभी जिस तरह गवर्नमेंट सारा फैसिलिटीज़ वैसा नहीं था, आप लोग हाँ फीस वगैरह देना पड़ता था। तो ये तमाम चीज़ जो है अपना भी खर्चा संभालते हुए, घर में सहारा बनते हुए, तमाम चीज़ करते हुए आपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाई की तरफ रागिब कौन करता था? अम्मी का ज़्यादा सपोर्ट मिलता था या अब्बू का सपोर्ट मिलता था? कि आपकी पैदाइश कौन सी हिजरी में? हाँ, मेरी पैदाइश कौन से 27 मार्च 1949 में हुई। जमाल साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 1949 में जो है आपकी पैदाइश हुई, तो जैसे कि हमें मालूम है कि उस वक्त का जो है माहौल, उस वक्त का कल्चर जो है, पढ़ाई लिखाई से जो उस वक्त के पेरेंट्स होते थे वो उतना तवज्जो नहीं देते थे, क्या पढ़ाई क्या उसकी अहमियत उतना नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो है बालाशोर के पठान मोहल्ला में, और सबसे बड़ी बात नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जमाल साहब मेरे मामा हैं, और मेरी वालिदा बताया करती थी कि सबसे खूबसूरत अगर हैंड राइटिंग हुआ करता था तो मामा का हुआ करता था, और जब ख़त लिखाना होता था तो मामा के हाथों से लिखाया करते थे उस वक्त। तो मामा, आपको जो है सबसे ज़्यादा किसने मुतासिर किया? आपके वालिद साहब ने पढ़ाई की तरफ रागिब किया, या अम्मी ने किया, या फिर आपके जहन में पढ़ाई की तरफ इतना जज्बा कैसे आया? क्योंकि नई नस्लों को जानना ज़रूरी है कि उस वक्त आप पढ़ाई के लिए इतना जज्बा कैसे रखते थे। देखिए, हमारे वालिद साहब जो थे वो कलकत्ता में रहते थे जी, सर्विस करते थे, और तो घर में उनका आना साल में 3-4 बार होता था जी। तो सारे के सारे जिम्मेदारी मेरी अम्मी उठाया करती थी,
और वो एक सोचती थी कि ये जो गुर्बत है, ये गुर्बत से सिर्फ तालीम ही निकाल सकता है। बेशक। अगर मेरा लड़का तालीम याफ्ता होगा तो ये गुर्बती जो है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा ये। तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ कूट कूट के भरा गया कि देखिए तालीम के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का जो ज़िंदगी, अगला ज़िंदगी जो है, आने वाली ज़िंदगी जो है, वो उसमें तब्दीली तभी आ सकती है, खुशहाली तभी आ सकती है जब हम लोग तालीम याफ्ता होंगे। अगर तालीम याफ्ता होंगे तो नौकरी भी मिल जाएगी। तो लिहाजा बात है कि तालीम जो है वो हर चीज़ को, हर अंधेरे को वो उजाला में तब्दील कर सकती है। तो ये भी मेरे दिमाग में बैठा था कि मैं जब भी सफ़र करता था ट्रेन में हो या बस में, मैं हमेशा सोचता था, ब्लांक में देखता था रास्ते में दरख्त सब जा रहे थे, तो मेरा जहन किसी तरफ न जाके मेरा फ्यूचर कैसे मैं संवारूंगा, ये मेरा जहन में आता था। तो मैं बिल्कुल मसम्मी में इरादा कर लिया कि नहीं, मुझको तालीम ही हासिल करना है और अच्छे नंबर पे, अच्छे मार्क्स में मुझको तालीम हासिल करना है, ताकि मेरा जो अगला ज़िंदगी जो होगा, जहाँ नौकरी चाकरी का मामला आएगा, उसमें किसी किस्म का दिक्कत नहीं होगा। तो ग्रेजुएशन के बाद में उसी दौरान मेरी बहनों, जितनी बहन थी सबकी शादी भी हो चुकी थी। और मैं सबसे ज़्यादा हम ये समझेंगे कि आपकी वालिदा आपके करीब रहती थी। तो वालिदा का जो है सबसे बड़ा अहम रोल है। जिस तरह कहा जाता है कि एक माँ जो है बच्चों की पहली दरसगाह होती है, और सबसे पहला माँ का गोद जो है बच्चों के लिए है, जो है दरसगाह है, यानी मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी समझ लीजिए यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद ही से स्टार्ट होता है। तो सबसे अहम रोल अदा करने वाली आपकी अम्मी मरहूम हैं, जो आपको इस तरह रागिब की पढ़ाई की तरफ। बेशक बेशक बेशक। इसके अलावा दूसरे जो स्कूल में जो उस्ताद थे, मेरे एक मामा मरहूम अब्दुल कादिर जिनका नाम था, उस ज़माने में हमारे कम्युनिटी में शायद ग्रेजुएट कोई नहीं थे। एक मामा थे, वो गवर्नमेंट सर्विस किया करते थे, लेकिन उनको वो भी बहुत हौसला अफजाई करते थे और भी बोलते थे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ जाना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना, लेकिन पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं। तो ये भी मुझे बहुत बड़ा हौसला मिला। स्कूल में टीचर्स जो थे वो भी बहुत हौसला अफजाई किए, जैसे मरहूम बदीर मास्टर जो थे बेचारे, अल्लाह उनको अच्छा दर्जा अता करे। वो दानिश मास्टर साहब, दयान साहब एक थे, वो घर चांदीपुर में। जी। तो ये सब कितने टीचर्स थे जो कि बहुत हम लोग को हौसला अफजाई करते थे। हाँ, इनका भी बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में अगर भी कुछ तब्दीली आई है तो इनका भी बहुत बड़ा, उस्ताद का भी बहुत अहम रहा। बेशक एक बच्चों को, नाज़रीन आप जैसे जानते हैं, एक बच्चों को सजने संवारने में माँ बाप के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उस्ताद का भी होता है। उस्ताद जो है, माँ बाप बच्चों को जो है पाल पोस कर बड़ा करता है, उसकी जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं, में जो है ये करते हैं, ताकत बनते हैं, लेकिन उस्ताद जो है जहनी ताकत को जो है इजाफ़ा करने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है। लेकिन मामा जान, यहाँ पर आपको एक बात पूछूंगा कि आपने बहुत ही स्ट्रगल करके, मैंने बहुत ही कोशिश से अपने बलबूते पे आपने तालीम हासिल की। कुछ ऐसी बातें जो शुरुआती दौर से, मतलब इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक, चाहे स्कूल के ज़माने की हो या फिर कॉलेज के ज़माने की हो, कोई अच्छी खट्टी मीठी यादें जो आज याद करके जिससे नई नस्लों को उससे कुछ सबक मिले, कुछ आपकी यादें? जब हम लोग फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में, तो मैंने मेट्रिकुलेशन में सेकंड डिवीज़न पास किया, प्री यूनिवर्सिटी में सेकंड डिवीज़न पास किया। जब बारी आई फर्स्ट ईयर का, तो उस ज़माने में आर्ट्स में सेकंड डिवीज़न पास करना बहुत मुश्किल था। मेरे चंद दोस्त थे, वो लोग साइंस पढ़ते थे। तो एक बार ऐसा रिज़ल्ट निकलने का मामला हुआ। जब भी रिज़ल्ट निकलता था, हम लोग तीनों, मैं था, हमारे दोस्त से सुल्तान साहब, हाजी सुल्तान साहब, और एक आसू मास्टर के नाम से जो जाने जाते हैं, ये सब हम लोग जाते थे स्टेशन पेपर लाने के लिए। जब रिज़ल्ट निकलता था तो पेपर में नाम पब्लिश होता था, हम लोग उसको बहुत खुशी से लेकर थे। जी। तो जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट हम लोग देखिए सुने कल निकलेगा, सवेरे से तीनों चलेगा यार। तब गए स्टेशन में पेपर लिए पढ़े, तो मैं देखा मेरा नाम नहीं है। उन लोग का नाम है थर्ड डिवीज़न साइंस में, थर्ड डिवीज़न पास किए हैं, उनका नाम है, आपका नाम नहीं, मेरे का नाम नहीं है। तो नाम नहीं है, बहुत
रंजीदा होकर लौटे, मायूस हो गए आप? बहुत मायूस होकर निकले। क्या बात है, अच्छा तो किए थे, क्या हुआ नहीं हुआ। एक दुकान में आकर चाय पी रहे थे, वहाँ भी पेपर आया था, दूसरा पेपर आया था। जी जी। तो मेरा नज़र चला गया, है ना, फर्स्ट डिवीज़न इतने बच्चे, सेकंड डिवीज़न, तो मेरा नज़र फर्स्ट से चला गया सेकंड डिवीज़न में। देखा मेरा नाम है, तो मेरे को दिखाई मेरा नाम नहीं है ना, सेकंड डिवीजन। हाँ सेकंड। तो वो लोग बहुत खुश, अरे तुम दान मार दी, क्या हुआ ना। वहाँ गमगीन होके आया और यहाँ पे खुशी का माहौल है। तो ये था। तो चाय पार्टी किसकी तरफ से हुई, मैंने दोस्तों की तरफ से या आपकी तरफ से? हाँ, वो लोग तो पहले ऑर्डर देते कहते हैं ना। हाँ, तो ये है कि मैंने ज़िंदगी में अभी तक जब भी मैं, वो लोग भी जब भी मौका, हम लोग एक साथ तीनों बैठे हैं। वो दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे जो इस तरह के आपके साथ? जी। मोहम्मद सुल्तान खान, जी जी। कहाँ के जो रहने वाले? अभी ये खलासी मेला, मतलब वो सब हयात में है? हयात में है। जी। और एक सुनट में है हाजी आसिफ अली खान साहब। जी जी जी। हाँ, वो ये हम लोग को तीनों दोस्त, बहुत गहरा दोस्ती थी। जी जी। हाँ, हम लोग जब भी रिजल्ट निकला तो साथ जाते थे। फ़र्क इतना था कि वो लोग साइंस पढ़ते थे, मैं आर्ट्स पढ़ता था, यही फ़र्क है, कुछ नहीं। मामा, आजकल के दौर में ये देखा जाता है, ये बहुत आम हो गया कि बच्चे कॉलेज पढ़ते में कदम रखते ही वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, न जाने मतलब ऐसा समझते हैं कि हम जो है बच्चे से अब बड़े हो गए। और कुछ बच्चे जो है गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो है पढ़ाई के तरफ से ज़्यादा लापरवाह होते हुए जो है बेहुदापंथी के तरफ राग़िब हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में मलविस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चों की करियर ख़राब हो जाती है। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक अच्छा स्टूडेंट भी उसका पैर फिसलेगा, वो खराब स्टूडेंट में ये हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और वही कॉलेज है जो एक ख़राब लड़का वहाँ अगर चला जाता है तो वो पता नहीं उसका माहौल वहाँ पे, या लेक्चरर प्रोफेसर को देख के, या अच्छे बच्चों के सोहबत भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो किस सोहबत में आके वो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। ख़ास करके मेरा जो तजुर्बा है, मेरा स्कूल कैरियर में इतना अच्छा मेरा नहीं था, लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो मेरा तालीमी जो मतलब स्टैंडर्ड था मेरा, जो वो मैं बढ़ने लगा। जी जी। ठीक है, जी जी। बढ़ने लगा। तो मैं मार्क्स, मैट्रिक तक जितना मार्क्स मेरा था स्कूल कैरियर में, कॉलेज में माशाल्लाह ज़्यादा उसे रहा। जवानों को यही मैसेज देना है, अगर स्कूल का ज़माना ख़त्म हो गया, कॉलेज में कोई दाखिला लिया तो वहाँ बहुत सहम के चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पैर फिसलने का बहुत ही इम्कान रहता है। और आदमी को हमेशा सोचना चाहिए दूसरा क्या करता है, क्या पहनता है, क्या करता नहीं करता, उसको सोचना नहीं है अपना। आज के बच्चे कहते हैं कि कॉलेज हम जाएंगे अगर हमें गाड़ी दी जाए, हमें मोबाइल दिया जाए, तो गाड़ी दिया जाए तब हम कॉलेज जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है अपना औकात, जो है अपना दायरा, जो है अपना माली दायरा जो है, उस पर बंधे हुए रहना है और उसमें रह के आगे बढ़ना है हमको। आप कॉलेज जाते थे कैसे? पैदल? साइकिल में। साइकिल में जाते? हाँ, साइकिल में। वो भी क्या, साइकिल खरीदा गया 10वीं जमात में। जी जी। 10वीं जमात में साइकिल तो 10वीं जमात साइकिल उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती थी। बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 10वीं जमात तक हम लोग पैदल चलते रहे जिला स्कूल में। जी जी। तो 10वीं जमात में के बाद में हम लोग साइकिल खरीदा गया, मतलब बड्डी के टाइम में, ताकि वो कॉलेज भी चला। जी। बस, तो नौजवानों को यही कहना है, इनसे गुजारिश है, उनके पेरेंट्स को भी गुजारिश है कि अपने लड़की की निगरानी करें। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इस कॉलेज के बाद कहाँ जाता है, क्या करता है, ट्यूशन के बाद कहाँ जाता है, ये सब उसका निगरानी करना है। ने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया, करने के बाद में सबसे पहला, क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल से जॉब जो है बहुत आसानी से मिल जाया करता था, तो आप सबसे पहला जो है कौन सा जो है जॉब चुने और कौन सी नौकरी मिली आपको, या फिर कैसा आपका सफ़र रहा, मतलब पेशा वाला सफ़र? हाँ, ग्रेजुएशन जब हम लोग का रिज़ल्ट निकला नहीं था, एक इंटरव्यू हुआ उर्दू टीचर का। जी। तो हम लोग को बुलाया गया, हम लोग इंटरव्यू दिए, तो रिज़ल्ट निकला नहीं है ग्रेजुएशन का। जी जी। मगर तो उससे पहले इंटरव्यू हो गया, वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट के ऊपर में। जी जी। ठीक है, फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के ऊपर में, आईए के रिज़ल्ट के ऊपर में हुआ इंटरव्यू हम लोग दिए, इंशाल्लाह कामयाब भी हो गए, और उर्दू टीचर का हम लोग का पोस्टिंग भी हो गया। तो उस वक्त रिज़ल्ट भी निकला नहीं है। जी। ठीक है, रिज़ल्ट निकला नहीं है, तो हम लोग पोस्टिंग हुआ मारकोना ब्लॉक, आड़ा बल्कि एक जगह है। जी जी। वहाँ पे पोस्टिंग हुआ। वो पोस्टिंग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, 1971 मार्च महीना में
वहाँ मैं ज्वाइन किया। जी जी तो वहाँ से ज्वाइन किया मैं, तो खुशी की जो भी हो, खुशियाँ तो बहुत थी कि ये एक जॉब मिल गया है कम से कम, जी जी और घर पे हम लोग को बोझ नहीं बनेंगे या कुछ मदद भी कर सकेंगे। जी 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 तो ये एक ख्याल था। जब पहला तनख्वाह मिला उस वक्त हम लोग का तनख्वाह था 150 रुपया, 150 रुपया, क्या कहने, 150 रुपये। 150 रुपये जाना। वो उसको पॉकेट में रख के मैं हफ्तावार आता था घर को, जी जी हर शनिचर को आता था, सोमवार को चले जाते थे। जी 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 तो वे रास्ते में मैं पॉकेट में करीब 10 बार मैं देखा रहूँगा कि 150 रुपया मिला है। 150 रुपये मिला है। मतलब अगर आज के ज़माने में अगर वो 150 रुपये को काउंटिंग किया जाए तो हाँ, कम से कम 15,000 तो होगा ही। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो टीचरशिप है, ये उर्दू टीचर, जी जी ये मेरा सर्विस लाइफ का शुरुआती। हाँ शुरुआती है, ये पहला है। और उसके बाद में कुछ पैसा मेरे पास आया जिससे मैं कि दूर दराज इंटरव्यू देने के लिए भी मैं सक्षम हो सका। जी जी मेरे पास वो सलाहियत आ गया माली एतबार से कि मैं कहीं जाके बाहर जाके इंटरव्यू, मुझको बहुत बड़ा हेल्प किया। तो उसी दौरान मैं एक इंटरव्यू दिया था ये कलेक्ट्रेट में। जी जी कलेक्ट्रेट में असिस्टेंट के लिए दिया था, वो भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं क्या फ़ौरन जी वो जॉब छोड़ रिज़ाइन किया। मैंने टीचर से रिज़ाइन किया। मार्च महीना से दिसंबर महीना तक मैं जॉब किया। दिसंबर 1971 में, इसी साल जी जी मैं फिर वो कलेक्ट्रेट में यहाँ ज्वाइन किया। तो तनख्वाह उससे ज़्यादा था, वो प्योर गवर्नमेंट सर्विस है, तो तनख्वाह भी ज़्यादा था। तो वो मुझको और भी सहूलत हो गया कि घर में कुछ मैं मदद कर सकूं और दूर दराज में इंटरव्यू जाके दे सकूं। तो एक इंटरव्यू आया, जो 2 इंटरव्यू एक साथ आया, मतलब 4-5 दिन के गैप में। तो दोनों इंटरव्यू में अपेयर किया दिया। एक था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक FCI जिसको बोला जाता है, वहाँ पे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 इंटरव्यू में दिया। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका इंटरव्यू बाद में हुआ। पहले स्टेट बैंक का हो गया था, लेकिन स्टेट बैंक का रिजल्ट निकला नहीं था। तो FCI का रिजल्ट निकल गया और वो लोग मुझको सिलेक्शन करके बुला लिए। तो मैं देखा कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो मैं क्या किया, वो कलेक्ट्रेट वाला जो सर्विस है उसको रिजाइन किया। ठीक है, उसको रिजाइन किया। तो रिजाइन मतलब यूँ कह लीजिए कि आप माने कदम कदम पर मंजिल जो है ऊंचाई की तरफ जाते रहे। पहले मतलब तालीम से, दर्स और तदरीस से जुड़े, उसके बाद फिर आप कलेक्टर के दफ्तर तक जो है पहुँचे, उसके बाद फिर और आगे पहुँचे। तो उसके बाद में 71 से 73 ये हम लोग कलेक्ट्रेट में, यहीं बालासर में था, यहीं पे सबको कलेक्टर ऑफिस में नौकरी थी, वहीं करता रहा। 73 में मैं रिजाइन किया कलेक्ट्रेट से करके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को चला गया। वहाँ पे कहाँ वो कहाँ वो 2-3 जगह मैं उसमें काम किया हूँ। एक तो बालासर में काम किया, केवझर में काम किया, फिर टिटलागढ़ में काम किया, बालांगीर डिस्ट्रिक्ट टिटलागढ़, वहाँ काम किया। तो टिटलागढ़ में रहने के दौरान घर को आया था छुट्टी में। तो घर में आकर सुना कि आपको बोला पोस्ट पियन के आया है, लेटर लेके ढूंढ रहा है। तो मेरा फट से दिमाग में, हाँ, तो मैं जान लिया था मेरा स्टेट बैंक में भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर लोग भेजे नहीं है। तो मेरा दिमाग चकरा गया, कहीं स्टेट बैंक का लेटर तो नहीं है। मैं हेड पोस्ट ऑफिस गया जल्दी, दोपहर को खाना वाना खा गया, हॉस्पिटल गया। तो देखा वाकई वो अभी जहाँ हेड पोस्ट ऑफिस है वही है, वही बिल्कुल वही। तो वहाँ से वो पियोन का इंतजार करके उसे लेटर लिया, तो स्टेट बैंक का चिट्ठी है। तो बिल्कुल समझ गया 100% की ये स्टेट बैंक का ही अपॉइंटमेंट है। देखा तो वाकई स्टेट बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर है। मुझको बोला गया कि तुम केवझर में ज्वाइन करो। तो वहाँ से फिर क्या किया, मैं केवझर तो आर गया नहीं, सीधा गया भुवनेश्वर गया, कारण उसका जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस था वहाँ। ठीक है, तो वहाँ पे मैं अपना रेजिग्नेशन दे के आया। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिजाइन देखा है। उसके साथ साथ में मैं 1 महीने का टाइम मांगा कि मैं अभी जॉब में हूँ, वहाँ से रिजाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप मुझको 1 महीना टाइम दीजिए। तो वो उस ज़माने में रीजनल मैनेजर जो था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो IAS ऑफिसर एक रहा करते थे। तो मुझको चीट जब दिया
आईएएस ऑफिसर के पास जाना भी तो बड़ा दिल चाहिए ना, बड़ा दिल चाहिए। तो वो बेचारा मुझको चीट देने के बाद में बुला के बिठाया, चाय वो पिलाया, बोला कि क्यों रिजाइन दे रहे हैं? हाँ क्यों, अरे बहुत खुश हुआ वो, बहुत खुश हुआ। बोले कि आप फूड कॉरपोरेशन में रिजाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं फूड कॉरपोरेशन में हाँ मुलाजिम हूँ, लेकिन तायद आपको इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं है। तो आप बहुत अच्छा हुआ, आप देखिए आप स्टेट बैंक में जब ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आप ऐसा बैठेंगे नहीं, खामोश नहीं बैठेंगे, वहाँ हाथ पर हिलाते रहना। मतलब वहाँ पे जो प्रमोशन है, जो सिलसिला है, उसमें आप प्रिपेयर होंगे, देंगे, आपका बहुत तरक्की होगा। तो बहुत हौसला अफजाई करके संग संग मेरा रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट कर दिया। वहाँ से फिर मैं टिटलागढ़ आके रिलीव होके, याद है मुझको 21 अप्रैल 1975, हाँ इमरजेंसी का टाइम में, हाँ 21 अप्रैल 1975 में मैं केवंझर ब्रांच में उसमें ज्वाइन किया। इंदिरा गांधी का दौर, हाँ इमरजेंसी मतलब इंदिरा गांधी का दौर। जी। तो मुझे कहना है कि हमेशा जो है चोटी पर जाने का उम्मीद के लेके बैठेंगे। अगर कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन का पास कोशिश करेगा तो सेकंड डिवीजन तो पाएगा कम से कम। अगर थर्ड डिवीजन का कोशिश करेगा तो क्या पाएगा, फेल हो जाएगा। मगर मतलब आपका कहने का मतलब है ऊंचाई का सपना देखना है, ऊंचाई तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको आसानी होगी। हाँ। तो और किसी चीज़ पर कैनायत नहीं करना है हमको। उस वक्त आपके दौर में कौन कौन, बालाश्वर में खासकर आप जानते होंगे कि बैंकिंग लाइन में थे? देखिए जो एक होता है ना टारगेट, फोकस। आदमी, हम लोग पहले जब स्कूल कॉलेज के ज़माने में एक ऐसे होता था, उसमें लिखा था, एक ऐसे लिखिए किसके ऊपर में, योर एम्बिशन इन लाइफ या एम इन लाइफ, जिंदगी का में आपका क्या मकसद क्या है। तो ये अगर उसको आप फोकस नहीं करेंगे तो आप कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। तो उसी तरह मेरा जो नौकरी जब स्टार्ट कॉलेज के ज़माने में, पढ़ाई के दौरान सर्विस का कुछ हुआ नहीं था उस टाइम में, तो मेरा दिली इरादा था कि मैं बैंक का सर्विस करूं। क्योंकि मैं देखता था कि थोड़ा सा हाई फाई वो जो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, थोड़ा साफ सफाफ चिकने है ना, और उनके पास नोट जो होता था पॉकेट में एकदम खड़खड़िया वाला नोट है ना, उनका जो स्टैंडर्ड था, मैं उसको देख के थोड़ा से उस तरफ में ढलने लगा। दिल में ये इरादा हुआ कि मैं बैंक नौकरी करूँगा, इसलिए अल्लाह ने आपको मंजूर। हाँ, तो बैंक का नौकरी वो मेरा एकदम जो है ना एकदम ऊंचाई पे, उरूज पे था, वो टारगेट मेरा उरूज पे था। और उसी दिशा में मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। ये जो बीच में जितना आ गया, ये क्या है कि मैं खुश नहीं हुआ अल्लाह से। अल्लाह जो नवाजेगा, अल्लाह अच्छी तरह नवाजेगा, बशर्ते कि हम अल्लाह पर तवक्कुल उम्मीद करें। अल्लाह का कमी नहीं है, अल्लाह के इसमें रहमत में कोई कमी नहीं है, अल्लाह नवाजेगा, लेकिन उम्मीद करके रहना चाहिए अल्लाह से, और उस कोशिश भी करना चाहिए। तो मैं उस वक्त आप अकेला बालाश्वर से मतलब आपकी जानकारी के मुताबिक उस वक्त आप अकेला थे बैंकिंग लाइन में, या फिर कोई और भी ऐसा जो जानकारी के मुताबिक हो, कोई आपका दोस्त? हाँ, वो जब पहली बार इंटरव्यू में हम लोग गए तो मेरे दोस्त एक थे, हैं अभी फ़िलहाल, हाजी मोहम्मद सुल्तान खान साहब, और किला पोखर रोड में अभी उनका घर है। तो वो पहला आज शख्स हैं वो जो बैंकिंग लाइन में सर्विस पाए। उसके ठीक 2 साल के बाद में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। उसके बाद में आहिस्ता मुस्लिम लड़के 4-5 आए स्टेट बैंक में, दूसरे बैंक में आते थे। तो इसे उस ज़माने में करीब 8-10 आदमी थे बैंकिंग लाइन। तो आज के नई नस्लों को क्या मतलब ये बैंकिंग लाइन में क्योंकि आप जो है रिटायरमेंट लिए, कौन से ओहदा से रिटायरमेंट लिए? हाँ, देखिए मैं जो बैंकिंग में जो हम लोग दाखिला लिए, अपॉइंटमेंट मिला हम लोग को, वो क्लरिकल कैडर में मिला। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के हम लोग प्रमोशन पाए, असिस्टेंट मैनेजर तक प्रमोशन पाए। उसके बाद में डेप्यूटी मैनेजर प्रमोशन पाए। डेप्यूटी मैनेजर में और भी प्रमोशन पाए होते, लेकिन चूंकि दूरियां एक हर्डल्स था हम लोग के लिए, इतना दूर हम लोग आपके दरमियान। हाँ, तो इतना दूर हम लोग जाने के लिए दुश्वारी थी,
इसलिए हम लोग प्रमोशन हम लोग फॉरगो किए, प्रमोशन हायर प्रमोशन लिए नहीं, तो हम लोग डिप्टी मैनेजर के रैंक में ही रिटायर, डिप्टी मैनेजर के हिसाब से ही रिटायर किए SBI से। जी जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। हाँ। तो आखिर में जो हम हमारा इंटरव्यू का मेन अहम हिस्सा है कि आपने अपनी ज़िंदगी को सफल बनाया है, नीचे से लेकर ऊपर तक कामयाबी आपने देखा है, आप मेहनत के बलबूते पे आपने कामयाबी हासिल की। तो आपकी दिली क्या बातें होंगी, नई नस्लों को क्या कहना चाहेंगे, ख़ासकर बालासुर के जो हमारे नाजरीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा मैसेज जो आखिर में आप देना चाहते हो? बस मैसेज इतना ही देना चाहता हूँ कि हर नौजवान जो है ज़ेरे तालीम जो है तालीम पा रहा है, वो अच्छी तरह उसी फील्ड में उसको फोकस करना है और जिस तालीम को हासिल कर रहा है उसी में महारत हासिल करे, अच्छी तरह से पढ़ाई करे। क्योंकि अभी का ज़माना में आप देखेंगे कि लड़के लोग मैट्रिक में 98% 99% तक रख लेते हैं, तो कंपटीशन भी बहुत स्टीप है। तो वो कंपटीशन तक हमको पहुंचने के लिए भी हम लोग को अपना जो है फील्ड बनाना पड़ेगा। दूसरे कम्युनिटी के बच्चे को के साथ में हम लोग को जब मिलाएंगे, कंधा से कंधा मिलाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी की, तो लिहाजा मेरा कहना है कि हम लोग मेहनत करेंगे, बाप माँ का जो पैसा है उसको रायगंज जाने नहीं देंगे। बाप माँ भी कम से कम खुश होंगे, खर्च चलो हम लोग लड़का को इतना पैसा खर्चा करे थे, मेहनत करेगा, बच्चा लायक बन गया, बाप माँ को भी खुशी हासिल होगी, उस्ताद को भी फख्र होगा। तो लिहाजा पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छी तरह पढ़ा, खाली पढ़ाई मतलब मैं पास कर लिया, BA पास कर लिया, मैं मैट्रिक पास कर, लेकिन कौन डिवीज़न में पास किए, कौन क्लास में पास किए, ये देखना है। तो अभी का ज़माना जो है उसका डिमांड है कि आप अच्छे नंबर रख के पास करें। जिन लोगों के जहन में ये चीज़ समाया है कि हम गरीब हैं, गुर्बती में मुब्तला हैं, लिहाजा हम लोग आला तालीम हासिल कर सकेंगे नहीं, ये ख्याल बिल्कुल दिमाग से निकालना है। आपके बच्चे आप क्योंकि आजकल बहुत कोचिंग सेंटर भी, फ्री कोचिंग सेंटर भी बहुत खुल गया है, तो पैसा माली हालत इतना आपको ये रुकावट डालेगा नहीं, बस ऐसे कि आपका इरादा पक्का होना चाहिए। अगर इरादा पक्का है क्या आपको ये आपके लड़कों को अच्छा तालीम देंगे, उनका फ्यूचर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह होगा, सब चीज़ आसान हो जाएगा। हाँ, आप गैर कौम से भी मिलेंगे, उनसे दोस्ती हम एक बात कहने भूल गया आपका। देखिए मेरे जो दोस्त सब थे उनका मैट्रिक में मेरे से स्टैंडर्ड अच्छा था उनका, तो मैं उनके पास जाता था, उनके घर भी जाता था, जाके मतलब साथ पढ़ाया करते थे। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो मैं उनको टॉप कर गया, मतलब वो मुझसे नीचे रह गए जी, वो मुझसे नीचे रह गए। जिनका मैं दामन पकड़ता था स्कूल कैरियर में, वो मैट्रिक कॉलेज में मैं उनको पढ़ाया करता था, उनको बताया करता था। हाँ, तो यही करना है कि आप लोग हम लोग को ये यहाँ पे जो है ज़िंदगी जो गुजारनी है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ में, अपना पड़ोस के साथ में, भाईचारा के साथ में गुजारा करें, सबसे मेल मोहब्बत रखें, क्योंकि ये मेल मोहब्बत भी बहुत काम आता है वो वक्त में। आपका सहारा बनता है, हर हालात में आपका सहारा बनेगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे हाजी जमाल साहब को, जो अपनी ज़िंदगी की अहम हर एक वो बातें बता रहे थे जिससे हमको सबक लेने की ज़रूरत है, सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम खूब मेहनत करें, खूब से खूब तर मेहनत करें और अपनी मंजिल को ज़रूर पाएं, और मिल के रहने से फ़ायदा है देश का, बस यही बात सबको बताया करें। तो यही मैसेज था हाजी जमाल साहब का। कैमरामैन शेख तौसीफ के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासुर, उड़ीसा।